नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है जीनियस मैथ बाय तोमर सर में। आज हम फिर आपको एक नया वीडियो लेकर के आए हुए हैं इंग्लिश ग्रामर का। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा ही होगा कंडीशनल सेंटेंस का। आज मैं दूसरा वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ जिस टॉपिक का नाम है वॉइस। तो बिना देरी किए हुए चलिएगा अध्ययन करते हैं वॉइस का, कि वॉइस क्या होता है और इसको समझते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। ये टॉपिक भी क्लास 9 to 12 के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस को हम आमतौर पर वाच बोलते हैं। और वॉइस जो होता है ये दो टाइप्स का होता है। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा इसका भाग होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम बोलते हैं कृतवाच और जो हमारा पैसिव वॉइस होता है उसको हम बोलते हैं कर्मवाच। विद्यार्थियों, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं इसको जरा हम समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव जो है हम उन वाक्यों को कहते हैं, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें वर्ब के सब्जेक्ट को प्रधानता या महत्व दिया जाए। एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। तो बच्चों, एक्टिव किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें वर्ब के सब्जेक्ट को प्रधानता या महत्व दिया जाता है, उन वाक्यों को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, सीता राइट्स आ लेटर, यानी सीता एक पत्र लिखती है। इसमें जो वर्ब है राइट है, इसका जो सब्जेक्ट है वो सीता है, इसमें इसको प्रधानता दी गई है, यानी इसको महत्व दिया गया है। तो अतः ये वाक्य जो है वो एक्टिव वॉइस में है। तो बच्चों, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? ऐसा वाक्य जिसमें वर्ब के सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए या उसको महत्व दिया जाए, तो उस वाक्य को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। आइएगा आगे पढ़ते हैं कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। तो बच्चों देखिएगा, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। पैसिव वॉइस को डिफाइन करेंगे, ऐसे वाक्य जिसमें वर्ब के ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए, जिसमें वर्ब के ऑब्जेक्ट को प्रधानता या महत्व दिया जाए, वह वाक्य पैसिव वॉइस कहलाता है। वह वाक्य पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसे कि ए लेटर इज रिटन बाय सीता, यानी एक पत्र जो है वो सीता के द्वारा लिखा जाता है। तो इसमें देखिएगा, जो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, वर्ब आपकी है राइट, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ए लेटर है। अब इसको प्रधानता दे दी गई। तो ऐसा वाक्य जिसमें वर्ब के ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए वो पैसिव वॉइस कहलाता है, और ऐसा वाक्य जिसमें वर्ब के सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं। देखिएगा, सिंपल सा तरीका है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का। आमतौर के आपको पता होगा कि कोई भी सेंटेंस होता है वो मुख्यतः तीन चीज़ों से मिलकर के बनता है। एक आपका होता है सब्जेक्ट, और दूसरा होता है आपका वर्ब, और तीसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी वाक्य होता है मुख्य रूप से तीन चीज़ों से तो मिलकर के बनता ही है, यानी मुख्य रूप से इसमें तीन चीज़ें मिलती हैं आपको, सब्जेक्ट, वर्ब और
ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि ये जो वाक्य है ये किस टेंस का वाक्य है इसको चेक करते हैं। चूंकि आपको पता है केवल दो टेंस ऐसे होते हैं जिनमें कि हेल्पिंग वर्ब पहले से नहीं दी गई होती है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसको छोड़ करके बाकी सभी टेंसों में हेल्पिंग वर्ब दी गई होती है। तो हम क्या करते हैं, जब हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। इसके बाद में उस टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो आपकी मैन वर्ब आती है उस मैन वर्ब की जो है हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात में जो होता है हमारा जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस को, उसको जो है बाई लगा करके हम लिख देते हैं। ठीक है, तो पैसिव बनाने का सिंपल सा तरीका क्या है, जो वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद में उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इसके बाद जो मैन वर्ब होती है उस मैन वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इसके बाद में बाई लगा करके सब्जेक्ट को लिख दिया जाता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब पहले से ही वाक्य में दी गई होती है। केवल दो आपके ऐसे वाक्य होते हैं, दो ऐसे टेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई होती है। एक आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है हमें अपने पास से लगानी पड़ती है इज, आर, एम। और अगर आपका वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हमें अपने पास से लगानी पड़ती है वाज या वर। इसके अलावा कोई भी टेंस का ये वाक्य दिया गया होगा तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले से ही मौजूद होगी। तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो उस हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं और मेन वर्ब जो होती है उसकी थर्ड फॉर्म। अब हम किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही हम प्रयोग करते हैं। अब चूंकि हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आता है, तो देखिएगा किस प्रकार से। और जो हमारा सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस बनाते समय उसे बाई लगा करके लिख दिया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में उसको लिख देते हैं। तो हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट जो है किसी नाउन के रूप में आता है, यानी नाउन तो आप लोग जानते ही हैं, यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जानवर का नाम, तो वो सब नाउन के अंतर्गत आता है। अगर ये सब्जेक्ट आपका नाउन है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसको सेम लिख दिया जाता है। अगर यहाँ पे राम लिखा है तो हम बाई राम कर देंगे, अगर यहाँ पे सीता लिखा है तो बाई सीता कर देंगे, अगर यहाँ पे एलॉइन लिखा है तो हम यहाँ पे एलॉइन कर देंगे। अर्थात अगर ये सब्जेक्ट आपका कोई नाउन के रूप में है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसको सेम लिख लिया जाता है। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट नाउन ना होकर के प्रोनाउन है, कोई प्रोनाउन दिया गया है, तो प्रोनाउन जो है वो बाई लगा करके सेम नहीं आता है, क्योंकि उसे ऑब्जेक्टिव रूप में लिखना पड़ता है। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, उस प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव रूप में ला करके यहाँ पे लिखते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि किसका किस में चेंज हो जाता है। ठीक वैसी ही कंडीशन इधर भी लागू होती है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, अगर ये ऑब्जेक्ट किसी नाउन के रूप में है तो जो हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो सेम वही आ जाता है अगर यहाँ पे नाउन है तो। लेकिन अगर यहाँ पर भी प्रोनाउन है, तो अगर यहाँ भी प्रोनाउन आया है तो जो हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, चूंकि यहाँ पे जो प्रोनाउन दिया गया होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको नॉमिनेटिव केस में करना पड़ेगा। कैसे करते हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। फिलहाल आप यहाँ पे इतना समझिएगा कि जब पैसिव बनाने का जो तरीका होता है, कोई भी वाक्य होता है मुख्य रूप से तीन चीजों से मिलकर के बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, इसके बाद में उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाते हैं। दो टेंसों की हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई होती है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म कर लेंगे और बाई लगा करके सब्जेक्ट को लिख दिया जाता है। इस तरीके से पैसिव बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन आया है तो सेम लिख देते हैं, लेकिन अगर कोई यहाँ पे प्रोनाउन आया है तो उसको हम चेंज करके लिखते हैं, यानी वो नॉमिनेटिव केस में होगा तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ लिखते हैं। ठीक वैसी ही कंडीशन यहाँ भी होती है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ किसी नाउन के रूप में आया तो जो हमने इसको सब्जेक्ट बनाया
तो वही नॉमिनेटिव केस में ही रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई जो है प्रोनाउन आया है तो वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो जो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको नॉमिनेटिव केस में करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। देखिएगा, अगर आपका कोई प्रोनाउन यहाँ पर आई आया हुआ है तो जो हम इसको पैसिव बनाएंगे तो बाई मी करना पड़ेगा। अगर वी आया हुआ है तो हम इसको बाई अस करते हैं। दे आया हुआ है तो इसको हम बाई देम करते हैं। यू आया हुआ है तो इसका हम यू का यू ही रहने देते हैं, क्योंकि यू नॉमिनेटिव में भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है। ही आया हुआ है तो हम इसका बाई हिम कर लेते हैं। सी आया हुआ है तो हम इसका बाई हर कर लेते हैं। ठीक है, यही अधिकतर हमारे जो है प्रोनाउन इस्तेमाल किए जा सकते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। अब हम जैसे बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के रूप में इनमें से कुछ भी आया है तो जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हम बाई लगा करके लिखेंगे तो आई का हम बाई मी कर देते हैं, बी का हम बाई अस कर देते हैं, दे का हम बाई देम कर देते हैं, यू का हम बाई यू कर देते हैं, क्योंकि यू को तो यू ही रखते हैं, क्योंकि यू नॉमिनेटिव में भी वही होता है और ऑब्जेक्टिव में भी वही होता है। ही का हम बाई हिम कर देते हैं और सी का हम बाई हर कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है किसी नाउन के रूप में नहीं आया है, किसी प्रोनाउन के रूप में आया है, तो इनमें से कुछ दिया गया होगा। तो अगर इनमें से कुछ दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे अगर मी दिया गया है, तो जो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे आकर के, तो मी का नॉमिनेटिव क्या हो जाता है, आई। तो अगर यहाँ पे मी दिया गया है तो जो हम इसको आगे लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे तो इस मी को हम किस में बदल लेंगे, आई में। ठीक उसी प्रकार से अगर अस दिया गया है तो हम इसको वी में बदल लेंगे, देम दिया गया है तो इसको हम दे में बदल लेंगे, यू दिया गया है तो यू का तो यू ही रहता है, हिम दिया गया है तो सब्जेक्ट के रूप में इसको ही कर लेंगे, हर दिया गया है तो सब्जेक्ट के रूप में इसको सी कर लेंगे। इस प्रकार से जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, तो बाकी तो आप टेंसों का पैसिव वॉइस बनाना तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कुछ सम स्पेशल पैसिव वॉइस के, और ऐसे स्पेशल पैसिव वॉइस जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और जिसके बारे में आपको जानकारी बहुत कम मिल पाती है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में उन स्पेशल पैसिव वॉइस के बारे में आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिएगा क्या है स्पेशल पैसिव वॉइस, उनका बनाने का तरीका क्या है, ये देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहले तो मैं आपको एक ऐसे सिंपल सा पैसिव का एक एग्जाम्पल करवा देता हूं कि किस प्रकार से, इसके बाद में कुछ स्पेशल पैसिव के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपका दिया गया था, मोहन रीड्स ए बुक। मोहन जो है वो एक पुस्तक पढ़ता है। तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, रीड क्या है, वर्ब है, ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए बुक ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव बनाते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, यानी ए बुक आपका सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद हम देखते हैं ये कौन सा टेंस है। तो मोहन रीड्स ए बुक, मोहन एक पुस्तक पढ़ता है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अब हमारा सब्जेक्ट मोहन नहीं है, अब हमारा सब्जेक्ट ए बुक है। इसके अकॉर्डिंग में हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ए बुक यानी कि सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए हम क्या लगा लेंगे, इज। ए बुक इज, और जो मैन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। इसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट, यानी बाई मोहन। तो देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में मोहन आया हुआ था जो कि नाउन है। तो जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में अगर यहाँ पे कोई नाउन दिया गया है तो हम उसको वैसा ही सेम लिख देते हैं। तो यहाँ पे मोहन दिया गया था तो हम मोहन ही लिख देते हैं। अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन आता है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। कैसे, अगर ये मोहन की जगह पे होता ही रीड्स ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ता है, तो देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। ए बुक इज, रीड की थर्ड फॉर्म रीड। अब बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में नाउन नहीं आया है, यहाँ पे प्रोनाउन आया है। अब ही का जो है जब हम उधर लेके जाते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि ही नॉमिनेटिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, हिम। तो हम ही का क्या कर देंगे, हिम।
ठीक इसी प्रकार से इधर भी कंडीशन लागू होती है कि ऑब्जेक्ट में भी, जैसे कि क्या दिया था, राम बीट्स मी, राम मुझे पीटता है। राम सब्जेक्ट है, बीट्स जो है वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। अब देखिएगा यहाँ पे अभी जो ऑब्जेक्ट था तो ए बुक था, यानी एक नाउन था, तो हमने जब सब्जेक्ट बनाया तो सेम आ गया, यानी ए बुक। लेकिन अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया गया है मी दिया गया है, यानी कि ये प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है, तो जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई। तो मी को हम किस में बदल लेंगे, आई में। अब आई के अकॉर्डिंग ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। तो इसमें क्या हुआ है कि आई जब आपका प्रोनाउन आया तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, एम, आई एम, और जो मैन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाइएगा। बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन। आई एम बीटन और बाई लगा कर सब्जेक्ट, बाई राम। तो इस तरीके से तो हम सिंपल पैसिव वॉइस बनाते हैं, और ये तो आप लोगों को आते ही होंगे। लेकिन मैं चूंकि आज वीडियो जो बना रहा हूँ वो एक स्पेशल पैसिव वॉइस का बना रहा हूँ, तो इसलिए अब हम उस पर आ जाते हैं। तो देखिएगा, स्पेशल पैसिव वॉइस का जो पहला नियम है वो ये है कि क्या होता है कि कभी कभी वाक्य में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनके आने पर हम पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग न करके एट का प्रयोग करते हैं। ऐसे कुछ वर्ड आते हैं कि जब हम पैसिव वॉइस में बाई राम, बाई श्याम, या बाई मी, या बाई हिम ऐसे शब्द लिखते हैं, यानी बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखते हैं, तो अगर आपके वाक्य में कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स आ जाएं तो उनके आ जाने पर क्या करते हैं कि अभी तक जो हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे थे उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह पर हम एट का प्रयोग करते हैं। अब देख लीजिएगा जरा वो शब्द कौन से हैं जिनके आ जाने पर बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो हम उन शब्दों को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से जो है हम उन शब्दों को याद रख सकते हैं। जैसे कि वो ट्रिक है हमारी सैड वर्सेस डैड। ये हमारी ट्रिक है, सैड वर्सेस डैड। तो इसके माध्यम से हम सीखते हैं कि ऐसे कौन से शब्द होते हैं अगर वो आ जाएंगे तो हम पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग न करके ऐड का प्रयोग करते हैं। तो देख लेते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से जो है हम उन शब्दों को याद रख लेते हैं जो हमको आसानी से याद बने रहते हैं। जैसे कि आपका यस से हो गया सरप्राइज्ड, ए से आपका हो गया एस्टोनिश्ड, और डी से आपका हो गया डिस्गस्टेड, वी से आपका हो गया बैक्स, और डी से आपका हो गया डिसअपॉइंटेड, और ए से आपका हो गया अलार्म्ड, और इस डी से आपका हो गया डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो हम इन शब्दों को आसानी से याद रख सकते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, देखिएगा, एस से हो गया आपका सरप्राइज्ड, ए से हो गया एस्टोनिश्ड, डी से हो गया डिस्गस्टेड, वी से हो गया बैक्स, डी से हो गया डिसअपॉइंटेड, ए से हो गया अलार्म, डी से हो गया डिस्प्लीस्ड। ठीक है, तो अगर इनमें से कुछ भी शब्द आ जाते हैं, ये शब्द, तो अगर आपके ये वाक्य में आए हुए हैं तो हम इन वाक्यों में पैसिव वॉइस में जो है बाई का प्रयोग ना करके हम ऐड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं जरा एग्जाम्पल्स कैसे जो है हम इसका पैसिव बनाते हैं।
बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपके वाक्य में इनमें से कोई भी शब्द आए हो तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग ना करके एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उन शब्दों को याद रखने की जो ट्रिक है वो ये है कि सैड वर्सेस दैट, आसानी से आपको याद बना रहेगा। सैड वर्सेस दैट यानी सैड यस ए डी, दैट यानी डी ए डी, यानी एस से हो गया सरप्राइज, ए से हो गया एस्टोनिश, डी से हो गया डिस्गस्टेड, बी से हो गया वैक्स, डी से हो गया डिसअपॉइंटेड, ए से हो गया अलार्म्ड और डी से हो गया डिस्प्लेस्ड। अगर ये आपके इनमें से कोई भी शब्द आपके वाक्य में दिया गया है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके स्थान पर एट का प्रयोग करते हैं। जरा इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कैसे। देखिएगा, एग्जाम्पल दिया गया है योर वर्क सरप्राइज्ड मी, एग्जाम्पल दिया गया है योर वर्क सरप्राइज्ड मी, यानी कि तुम्हारे कार्य ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है योर वर्क, वर्ब क्या है सरप्राइज्ड, ऑब्जेक्ट क्या है मी। ठीक है, तो पैसे बनाने का तरीका आपको पता ही है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बना लीजिएगा सब्जेक्ट बना लीजिएगा। तो ऑब्जेक्ट मी था, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई। अब इसके बाद में ये टेंस कौन सा है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है यानी सरप्राइज्ड, तो यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर, तो आई के अकॉर्डिंग जो है क्या लगेगा वाज। आई वाज मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। अब क्या करते हैं कि बाई लगा के सब्जेक्ट लिखते हैं बाई योर वर्क। अगर आपने बाई योर वर्क लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके वाक्य में क्या आया हुआ है सरप्राइज्ड, और सरप्राइज्ड आपके उस ट्रिक में आता है जो मैंने अभी आपको लिखवाई है कि सैड वर्सेस डैड, यानी सैड यस से सरप्राइज्ड, ए से एस्टोनिश्ड, है ना। तो इसमें सरप्राइज्ड आया हुआ है तो हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे एट। तो यहाँ बाई योर वर्क ना लिख करके एट योर वर्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे एट योर वर्क। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अतः उनमें से कोई भी अगर शब्द वाक्य में आया हुआ है तो हम बाई का प्रयोग ना करके एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, देखते हैं अगला रूल क्या है आपका। अगला रूल भी वही है सेम कि अभी आपको हमने बताया था अगर वो शब्द आए हुए हैं तो बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद में मैं अब आपको नेक्स्ट रूल बताने जा रहा हूं कि अगर वो आपके शब्द आए हुए हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय अब ऐड का भी प्रयोग नहीं करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं देखते हैं। यदि वाक्य में निम्न शब्द आए हों, यदि वाक्य में निम्न शब्द आए हों तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का प्रयोग ना करके, बाई का प्रयोग ना करके विद का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं विद का। अब देखिएगा आपका एट भी नहीं लगता है, अब क्या लगाएंगे हम विद का प्रयोग करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि विद का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, यानी कि कौन से ऐसे शब्द आ जाएं जिनमें हम बाई ना लगाएं एट भी ना लगाएं और विद का प्रयोग करते हैं। तो उन शब्दों को भी याद रखने के लिए भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक कौन सी है देखिएगा। ठीक है, कि यदि वाक्य में अगर वो वाले शब्द आए हुए हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का प्रयोग ना करके विद का प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन से शब्द हैं जो अगर वाक्य में आ जाते हैं तो हम बाई नहीं लगाते हैं विद का प्रयोग करते हैं। उनको याद रखने का जो फार्मूला है वो ये है आपका DSP एंड TLC। इस फार्मूले की मदद से जो है हम उन शब्दों को याद रखेंगे कि अगर वो वाक्य में आए हुए हैं तो हम विद लगाते हैं। जैसे डिस से आपका हो गया डिस्ट्रेस्ड, ए से हो गया आपका सेटिस्फाइड, पी से आपका हो गया प्लीज्ड, टी से आपका हो गया थ्रॉन्ग्ड,
एल से आपका हो गया लाइन, सी से आपका हो गया चार्म। तो अगर आपके इनमें से कोई भी वर्ड आए हुए हैं तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का प्रयोग ना करके विद का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, ऐसे कौन से वो शब्द हैं जो अगर आपके वाक्य में आ जाते हैं तो हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, बाई की जगह पे विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो उन शब्दों को याद रखने का सिंपल सा फार्मूला मैंने बताया है, डीएसपी और टीएलसी। डीएसपी, टीएलसी, डी से डिस्ट्रेस्ड हो गया, एस से सेटिस्फाइड हो गया, पी से प्लीज्ड हो गया, टी से थ्रॉन्ग्ड हो गया, एल से लाइन्ड हो गया, सी से चार्म हो गया। अगर आपके इनमें से कोई भी वर्ड वाक्य में आए हुए हैं तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का प्रयोग ना करके विद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, योर बिहेवियर सेटिस्फाइज द टीचर। योर बिहेवियर सेटिस्फाइज द टीचर यानी आपका व्यवहार जो है वो अध्यापक को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द टीचर, इसको सब्जेक्ट बना लिया, द टीचर। इसके बाद में हम देखते हैं कि वाक्य किस टेंस का है, तो यहाँ पे वर्ब दी गई है सेटिस्फाइज, यानी वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो वाक्य जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है तो हमने आपको बताया था कि दो टेंस ही ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब पहले से नहीं दी गई होती है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। तो ये वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर और एम। तो उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाया जाता है। आपका सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, जो कि सिंगुलर नंबर में है तो क्या लगेगा, इज लगा लिया। इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेटिस्फाइड की थर्ड फॉर्म होती है सेटिस्फाइड। ठीक है, तो द टीचर इज सेटिस्फाइड। अब बाई और बिहेवियर नहीं लगेगा, ना कि एड योर बिहेवियर लगेगा। अभी मैंने आपको लिखवाया है कि अगर आपके वाक्य में निम्न शब्द आए हों तो बाई के स्थान पर विद का प्रयोग करते हैं। अब विद में कौन कौन से शब्द आते हैं जिनमें विद का प्रयोग करते हैं, अभी मैंने आपको एक फार्मूला दिया था डीएसपी और टीएलसी, उसमें मैंने आपको बताया था डीएसपी यानी यस से सेटिस्फाइड। तो आपका सेटिस्फाइड आया हुआ है तो हम इसमें विद का प्रयोग करेंगे। तो द टीचर इज सेटिस्फाइड विद, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, विद योर बिहेवियर। ये हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल क्या है पैसिव वॉइस का, देखिएगा। अगला रूल आपका वाक्य में है कि यदि वाक्य में ओके यानी कि ओके, ओ से हो गया आपका ओब्लाइज और के से हो गया आपका नो, यदि आपके वाक्य में इन दोनों में से कोई भी वर्ड आया हुआ है, ओब्लाइज या नो, तो अब हम पैसिव वॉइस बनाते समय ना तो बाई का प्रयोग करेंगे, ना तो ऐड का प्रयोग करेंगे, और ना ही अब हम विद का प्रयोग करेंगे। अब हम किसका प्रयोग करेंगे, अगर आपके वाक्य में इन दोनों में से कोई भी वर्ड आया हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा कैसे, जैसे दिया गया है रवि नोज मी वेरी वेल। रवि नोज मी वेरी वेल यानी रवि मुझे बहुत अच्छे से जानता है। तो देखिएगा वाक्य में नो शब्द आया हुआ है। अब वाक्य में नो शब्द आया हुआ है तो बाई तो प्रीपोजिशन लगेगा नहीं, कौन सा लगेगा, अभी मैंने आपको बताया है टू का प्रयोग होगा। कैसे करते हैं देखिएगा, रवि नोज मी वेरी वेल, रवि जो है मुझे बहुत अच्छे से जानता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी को हमने सब्जेक्ट बनाया तो क्या हो गया आई। अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, एम, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई एम नोन, नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन, आई एम नोन टू, अब बाई रवि नहीं लगाएंगे, टू रवि वेरी वेल। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई एम नोन टू रवि वेरी वेल, तो इस तरीके से बनाते हैं।
बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल है आपका IC। IC यानी कि इसको समझते हैं, अगर आपके वाक्य में आई बोले तो इंटरेस्ट और सी बोले तो कंटेंट। इंटरेस्ट माने रुचि, आप जानते ही हो, और कंटेंट मतलब निहित, किसी चीज में किसी का होना यानी सम्मिलित होना। तो अगर आपके वाक्य में इंटरेस्ट या कंटेंट शब्द आया हुआ है तो अब जो है पैसिव वॉइस बनाते समय हम किसका प्रयोग करेंगे? अब जो है हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, ना विद का प्रयोग करेंगे, ना ही हम टू का प्रयोग करेंगे, ना ही हम एड का प्रयोग करेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि आई सी यानी कि आई बोले तो इंटरेस्ट और सी बोले तो कंटेंट। अगर इन दोनों में से कोई भी वर्ड मिल जाता है तो हम इन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इन का। कैसे? देखिएगा जरा एग्जाम्पल से। दिस बकेट, this bucket contained little milk। this bucket contained little milk यानी इस बाल्टी में थोड़ा दूध था। तो देखिएगा ऑब्जेक्ट क्या है? लिटिल मिल्क। अब चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में है, सेकेंड फॉर्म लगी है तो वाज। लिटिल मिल्क वाज कंटेंट इसकी थर्ड फॉर्म होगी। अब यहाँ पे बाई दिस बकेट नहीं लगाएंगे, ना विद दिस बकेट लगाएंगे, ना टू दिस बकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अभी मैंने बताया कि इंटरेस्ट या कंटेंट अगर आया हुआ है तो हम इन का प्रयोग करते हैं। तो लिटिल मिल्क वाज कंटेंट इन दिस बकेट, इन दिस बकेट। ओके, तो उम्मीद है ये वाला भी रूल आपको समझ में आ गया होगा। आपको याद रखना है कि अगर आपके वाक्य में इंटरेस्ट या कंटेंट शब्द आया हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम बाई का प्रयोग ना करके इन का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिएगा बढ़िए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा बच्चों, उसके बाद में हम बात करते हैं अगले रूल की तरफ। हमारा अगला रूल कह रहा है कि यदि वाक्य में हेल्थ के साथ, यदि वाक्य में हेल्थ के साथ वरी शब्द आया है, यदि वाक्य में हेल्थ के साथ वरी शब्द आया हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का प्रयोग न करके अबाउट का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा अगला रूल क्या कह रहा है कि यदि वाक्य में हेल्थ के साथ में बड़ी शब्द आया हुआ है तो हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पे हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, बाई की जगह पर हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। देखिएगा इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि दिया गया है योर हेल्थ वरीड मी, यानी आपके स्वास्थ्य ने मुझे चिंतित कर दिया, यानी योर हेल्थ वरीड मी। अब हेल्थ के साथ में बड़ी शब्द आया हुआ है तो जैसा कि मैंने आपको रूल लिखवाया है कि अगर हेल्थ के साथ में बड़ी शब्द आता है तो जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई लगा करके सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता है, बाई की जगह पर हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा इसका पैसिव कैसे बनाते हैं। तो मी है उसको सब्जेक्ट बनाया आई, अब पास्ट इंडेफिनिट में है क्योंकि सेकेंड फॉर्म लगी है, वरी की सेकेंड फॉर्म वरीड। तो आई वाज वरीड, अब यहाँ पे बाई और हेल्थ नहीं लगाएंगे, आई वाज वरीड अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर हेल्थ। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके एक्टिव वॉइस में हेल्थ के साथ में बड़ी शब्द आया हुआ है
तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय बाय का प्रयोग ना करके अबाउट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। हमारा अगला रूल है यदि वाक्य में वन शब्द का प्रयोग हुआ हो या उसके लिए प्रोनाउन वंस का प्रयोग हुआ हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय वन और वंस को हटा दिया जाता है। देखिएगा बच्चों, अगला रूल हमारा क्या कह रहा है कि यदि वाक्य में वन शब्द का प्रयोग हुआ हो, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में वन आया हो। अब बात कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पे कि वन क्या होता है। वन जो है वो एक इनफाइनाइट प्रोनाउन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इनफाइनाइट प्रोनाउन क्या है, तो केवल वन ही आपका इनफाइनाइट प्रोनाउन है। और इसके लिए अगर आपके वाक्य में इसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है वंस, अगर आपके वाक्य में वन या वंस का प्रयोग हुआ है तो जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इन दोनों शब्दों को हटा देते हैं, यानी वन और वंस को हटा दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, यानी किसी को भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमने आपको बताया है कि वन और वंस दोनों को हटा दिया जाता है। तो हम कैसे बनाएंगे इसका पैसिव? ड्यूटी, मस्ट, वी और जो मेन वर्ब है डू, इसकी थर्ड फॉर्म डन। बाय लगा करके भी वन को नहीं लिखते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वन और वंस अगर आपके वाक्य में आए हुए हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय वन और वंस को हटा दिया जाता है। तो देख लीजिएगा इस वाक्य को, यानी वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, यानी किसी को भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यानी ड्यूटी मस्ट बी डन, यानी बाय लगा करके वन को नहीं लिखा जाता है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। यदि वाक्य में इट इज टाइम, यदि वाक्य में इट इज टाइम का प्रयोग हुआ हो तो पैसिव वॉइस निम्न स्ट्रक्चर्स पर बनाते हैं। देखिएगा, अगर आपके एक्टिव वॉइस में इट इज टाइम का प्रयोग हुआ है तो पैसिव वॉइस जो है हम किस प्रकार से बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर देखिएगा। देखिएगा, एक्टिव वॉइस में अगर हमारा इट इज टाइम से वाक्य आरंभ हुआ है तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमारा स्ट्रक्चर होता है इट इज टाइम, इसके बाद में फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद में टू बी और फिर जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम बनाते हैं। तो ध्यान देना, अगर आपके वाक्य में इट इज टाइम का प्रयोग हुआ है तो इट इज टाइम का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले इट इज टाइम, इसके बाद फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिएगा दोस्तों कैसे बनाते हैं इट इज टाइम वाला, जो है हम यहाँ पे ऊपर बना दे रहे हैं। देखिएगा, ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश।
इट इज़ टाइम टू लर्न इंग्लिश, यानी कि ये इंग्लिश सीखने का समय है। तो हम कैसे बनाते हैं, इट इज़ टाइम से आरंभ हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इट इज़ टाइम, इसके बाद में फॉर, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, इट इज़ टाइम फॉर इंग्लिश, फिर टू, इसके बाद बी, फिर जो मैन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यानी कि लर्न, यानी इट इज़ टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्न। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल है इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप, यानी ये दुकान खोलने का समय है। तो कैसे बनाते हैं, इट इज़ टाइम, फिर इसके बाद फॉर, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द शॉप, द शॉप लेके आए, फिर टू, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला रूल भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, देखते हैं। अगला रूल है आपका, यदि वाक्य में मॉडल या एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनके पश्चात बी का प्रयोग किया जाता है, बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपका रूल क्या है कि यदि वाक्य में मॉडल या एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनके पश्चात बी का प्रयोग करते हैं। मॉडल या एक्सिलरी वर्ब किन्हें कहते हैं, आपको पता होगा, आपको पढ़ाया भी गया है, जैसे बिल है, शैल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, ऑट है, मस्ट है, ये सब मॉडल या एक्सिलरी वर्ब हैं। तो अगर ये वाक्य में आपके आ जाती हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय जो है हम इनके पश्चात बी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि दिया गया है, ही कैन राइट आ लेटर, वह एक पत्र लिख सकता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, इसको हम आगे लेकर आए, फिर कैन, अब जो कि ये मॉडल वर्ब है तो इसके पीछे बी, ए लेटर कैन बी, और जो मैन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म रिटन, अब बाय लगा करके सब्जेक्ट बाय हिम। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया, ही कैन राइट ए लेटर का ए लेटर कैन बी रिटन बाय हिम। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके वाक्य में कोई मॉडल या एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उनके पश्चात बी का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। हमारा अगला रूल है, कभी कभी वाक्य में कुछ ऐसे डोर को बोलते हैं सब्जेक्ट का प्रयोग होता है जिन्हें पैसिव वॉइस बनाते समय प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कभी कभी वाक्य में कुछ ऐसे डोर यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट यानी कुछ ऐसे कर्ता का प्रयोग होता है कि अगर वो आपके वाक्य में यूज किए गए हैं तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उन सब्जेक्ट को बाय लगा करके हम नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, उसका सीधा सा कारण है क्योंकि ये ऐसे डोर होते हैं कि जिनका प्रयोग अगर हम ना करें तो भी हमें पता चल जाता है कि कार
किसके द्वारा संपन्न हुआ है, संपन्न हुआ है। ठीक है, तो रूल आपका है कि कभी कभी वाक्य में कुछ ऐसे डोर यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट का प्रयोग होता है जिनका पैसिव वॉइस बनाते समय हम प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे डोर होते हैं कि अगर हम उनका प्रयोग ना भी करें तब भी हमें पता चल जाता है कि कार्य किसने किया है, यानी ये कार्य किसके द्वारा हुआ है। तो देख लेते हैं वो ऐसे कौन से डोर होते हैं जो अगर वाक्य में आ जाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम उन्हें नहीं लिखते हैं, यानी उनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिएगा, उनको याद रखने का एक मेरे पास मैट्रिक है, SSP NNP। आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, SSP और NNP। यस से हो गया आपका संबंध, एस से हो गया आपका somebody, अब P से हो गया आपका pupil, N से हो गया आपका no one या none, और ये हो गया आपका nobody, और ये आपका हो गया पुलिस या पब्लिक। तो ये कुछ ऐसे डोर होते हैं, ध्यान रखेंगे हम कि वो कौन से ऐसे डोर हैं जो अगर वाक्य में आ जाते हैं तो इनका प्रयोग हम पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। तो याद रखने का तरीका है SSP NNP। एस से हो गया संबंध, एस से हो गया somebody, P से हो गया pupil, N से no one या none, या N से nobody, और इस P से पुलिस या पब्लिक। अगर ये वाक्य में आ जाते हैं सब्जेक्ट के रूप में तो हम बाई लगा करके इनको नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ये ऐसे डोर हैं कि अगर हम इनका प्रयोग ना भी करें तो भी हमें पता चल जाता है कि कार्य किसने किया है। तो जो हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि कार्य किसने किया है तो हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। देखते हैं जरा एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है, someone had stolen my book, यानी किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली है। तो ध्यान देना, इसमें डोर क्या आया हुआ है, संबंध। तो जो संबंध आया हुआ है तो हम बाई लगा करके इसका प्रयोग नहीं करेंगे। देखना कैसे पैसिव बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक हैज बीन, क्योंकि आपको पता है कि टेंसों के अकॉर्डिंग जो है अगर हैज आ जाता है या हैव आ जाता है या हैड आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम बीन लगाते हैं। तो माई बुक हैज बीन, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, तो माई बुक हैज बीन स्टोलन, अब बाई संबंध नहीं लगाते हैं, बस हमारा पैसिव यहीं पे कंप्लीट होता है। क्योंकि देखना, समवन हैज स्टोलन माई बुक, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली है, मैंने इसका पैसिव क्या बनाया, माई बुक हैज बीन स्टोलन, यानी मेरी पुस्तक चुरा ली गई। तो जो हमारी पुस्तक चुराई गई है तो वो किसी ना किसी के द्वारा ही तो चुराई गई होगी ना, तो हमें पता है कि किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली है, तो इसलिए हम संबंध का यूज नहीं करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल ये है, पीपल सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन इंडिया। देखना जरा, पीपल सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन इंडिया, लोग जो हैं कई त्यौहार भारत में मनाते हैं। तो जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो ध्यान देना जरा, ऑब्जेक्ट क्या है, मैनी फेस्टिवल्स, मैनी फेस्टिवल्स प्लूरल है, मैनी फेस्टिवल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आर लगेगा। मैनी फेस्टिवल्स आर, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड, मैनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। अब यहाँ पे बाई लगा करके पीपल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें ऐसे पता चल रहा है। इसका सेंस क्या है कि लोग कई त्यौहार भारत में मनाते हैं। इसका सेंस देखिए क्या है, मैनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, कई त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं। तो कौन मनाता होगा, लोग ही तो मनाते होंगे, ना कि कोई जानवर मनाता होगा। तो इसलिए हम अगर इसका प्रयोग ना भी करें बाई पीपल लगा के तभी हमें पता चल रहा है कि ये कार्य किसके द्वारा किया गया है। तो इसलिए ये ऐसे डोर होते हैं कि जिनका प्रयोग अगर हम ना भी करें तब भी हमें पता चल जाता है कि कार्य किसके द्वारा किया गया, इसलिए हम इनको नहीं बनाते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जरा। द पुलिस कैच द थीव्स,
यानी कि पुलिस जो है वो चोरों को पकड़ती है। तो जब हम पैसिव इसका बनाएंगे, द थीव्स आर कॉट, द थीव्स आर कॉट। अब चोर पकड़े जाते हैं तो किसके द्वारा पकड़े जाते हैं? पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द पुलिस अरेस्ट द थीव्स, ये ज्यादा सूटेबल है। द पुलिस अरेस्ट द थीव्स, यानी कि पुलिस चोरों को गिरफ्तार करती है। तो द थीव्स आर अरेस्टेड, यानी कि चोरों को गिरफ्तार किया जाता है। तो किसके द्वारा गिरफ्तार किया जाता है? पुलिस के द्वारा ही तो किया जाता है। तो इसलिए हम बाय लगा करके इन शब्दों को नहीं लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल हमारा कहता है, कभी कभी वाक्य में बीवर, कभी कभी वाक्य में बीवर या हैज, हैव, हैड के पश्चात इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है? टू, इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय इन्फिनिटिव के पश्चात यानी कि टू के पश्चात बी कर दिया जाता है, बी कर दिया जाता है, ठीक है। देखते हैं रूल क्या है कि कभी कभी वाक्य में जो है बी वर्ब यानी कि इज, आर, एम, बाज वर्ब या फिर हैज, हैव, हैड के पश्चात में इन्फिनिटिव दिया होता है यानी कि टू। अब हम बात कर लेते हैं जरा इन्फिनिटिव टू। देखिए इस टू को हम इन्फिनिटिव भी बोलते हैं और इस टू को हम प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। तो लोगों में अक्सर कंफ्यूज रहता है कि सर हमको ये नहीं पता है कि ये इन्फिनिटिव है या प्रीपोजिशन है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब इस टू का प्रयोग वर्ब से पहले होता है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब पहले इसका यूज होता है तो ये इन्फिनिटिव कहलाता है, और अगर वर्ब के पश्चात इसका प्रयोग होता है तो ये प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इन्फिनिटिव कब होता है और प्रीपोजिशन कब होता है। तो इन्फिनिटिव तब होगा जब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यूज होता है, और प्रीपोजिशन तब होगा जब वो वर्ब के बाद में यूज होता है, ठीक है। तो हमारा रूल ये है कि कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में अगर बी वर्ब आई है यानी इज, आर, एम, बाज वर्ब का प्रयोग हुआ है या हैज, हैव, हैड का प्रयोग हुआ है, उसके पश्चात इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टू के पश्चात बी कर दिया जाता है। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल देखिए। जैसे ये दिया गया है, ही हैज टू सपोर्ट, ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसे अपने परिवार को सहारा देना है, उसे अपने परिवार को सहारा देना है। यहाँ पे देखिए हैज के पश्चात में क्या आया है? टू आया। अब ये टू क्या है? इन्फिनिटिव है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आया हुआ है। तो अगर आपके वाक्य में इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय जो है इन्फिनिटिव के पश्चात बी कर दिया जाता है। तो देखिए कुछ लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि अकॉर्डिंग टू टेंस जो हम पैसिव बनाते थे तो उनमें क्या होता था कि सामान्य तरीके से पढ़ाया जाता है आपको कि अगर हैज लगा हो, हैव लगा हो या हैड लगा हो तो वो परफेक्ट टेंस होता है, तो उसके पश्चात बीन कर दिया जाता है। तो कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि उन्होंने देखा कि हैज का प्रयोग हुआ है तो जब पैसिव बनाया तो उन्होंने हैज के पश्चात में बीन लगा दिया। अगर आपने यहाँ पे बीन लगा दिया तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हैज के पश्चात में इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है, और अगर हैज के पश्चात में इन्फिनिटिव नहीं आया हुआ है तो आपका वो रूल सही हो जाता है कि हैज के पश्चात बीन कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हैज के पश्चात में इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है तो इसके बाद में बीन नहीं लगेगा, यानी इन्फिनिटिव के पश्चात बी लगेगा तब जाके पैसिव बनेगा। देखते हैं इसका पैसिव बनाते हैं। तो हिज फैमिली हैज टू बी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिएगा, सपोर्टेड बाय हिम, हिज फैमिली हैज टू बी सपोर्टेड बाय हिम। तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल आपका वाक्य में देखिए क्या कह रहा है। कभी कभी वाक्य की शुरुआत देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब से होती है। ठीक है, कभी कभी वाक्य की शुरुआत देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब से होती है, अतः उसका पैसिव वॉइस बनाते समय इन्फिनेटिव के पश्चात बी कर दिया जाता है। समझते हैं कैसे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट। देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, यानी कि पूरा करने के लिए बहुत सारा काम है। पूरा करने के लिए बहुत सारा काम है। तो हमने आपको बताया है कि अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हुआ है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय टू के पश्चात बी कर देते हैं। तो देखिएगा, इसमें आपको आगे पीछे कुछ नहीं करना पड़ता है, बहुत सिंपल सा रूल है इसका। देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी कंप्लीटेड। देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड। इस तरीके से जो हम इसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। आप ध्यान रखना, कभी कभी वाक्य की शुरुआत जो है देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब से होती है, तो उस वाक्य का पैसिव कैसे बनाते हैं। उस वाक्य में जो इन्फिनेटिव आया है उसके पश्चात में बी कर दिया जाता है, और जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। हमारा अगला रूल है कभी कभी वाक्य की शुरुआत दे बिलीव या दे से या बी बिलीव या बी से होती है। ठीक है, ध्यान देना, कभी कभी वाक्य की शुरुआत जो है दे बिलीव या दे से या बी बिलीव या बी से होती है, और दूसरी क्लाज दैट क्लाज होती है। दूसरी क्लाज कौन सी होती है? दैट क्लाज होती है। तो इसका पैसिव हम कैसे बनाते हैं? इसका पैसिव वॉइस बनाते समय दैट क्लॉज से पहले आए हुए भाग का पैसिव बना लेते हैं। तथा शेष वाक्य को जोड़ देते हैं। तो इसका रूल क्या है? अगर आपका वाक्य जो है दे बिलीव या दे से या बी बिलीव या बी से आरंभ होता है और दूसरी क्लास दैट क्लास की होती है, तो दैट क्लास से पहले जितना जो है भाग आया है आपके वाक्य का, उसी का पैसे बना लेते हैं। बाकी जो है हम ऐसे ही जोड़ देते हैं। जरा देखते हैं कैसे। जैसे एग्जाम्पल है आपका, दे बिलीव दैट honesty is the best policy. Honesty is the best policy. They believe that honesty is the best policy. यानी कि वे भरोसा करते हैं या विश्वास करते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो देखिएगा, वाक्य की शुरुआत दे बिलीव से हुई है, इसके बाद में दैट क्लॉज आई हुई है ना। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो दैट क्लास से पहले आए हुए भाग का हम पैसिव बना लेंगे, यानी हम पैसिव केवल इसका बनाएंगे दे बिलीव का। अब चूंकि आपको पैसिव के लिए आपको पता है
सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वर्ब की जरूरत पड़ती है और इसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो क्या है कि सब्जेक्ट दिया गया है, वर्ब दी गई है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में हम इट का प्रयोग कर लेते हैं। इट, इसके बाद में अब देखते हैं कि बिलीव दिया गया है, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इट इज। अब बिलीव की थर्ड फॉर्म बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड। और ऐसे वाक्य में बाई लगा के सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, तो इट इज बिलीव्ड और बाकी ऐसे जोड़ दिया जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आपको ये वाक्य समझ में आ गया होगा कि अगर आपका वाक्य जो है एक्टिव वॉइस दे बिलीव या दे से या बी बिलीव या बी से आरंभ होता है और दूसरी क्लास जो है दैट क्लास से आरंभ होती है, तो हम क्या करते हैं, दैट क्लास से पहले आए हुए भाग का पैसिव बना लेते हैं और बाकी ऐसे जोड़ देते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल देखिए आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट रूल है आपका, यदि एक्टिव वॉइस में वाक्य सब्जेक्ट प्लस आस्क से आरंभ हो तथा दूसरी क्लाज इफ से आरंभ हो, तो पैसिव बनाते समय इफ क्लॉज से पहले आए हुए भाग का पैसिव बना लेते हैं। देखिए अगला रूल क्या है कि यदि एक्टिव वॉइस में आपका एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस आस्क से आरंभ हुआ है तथा द्वितीय क्लास इफ क्लास से आरंभ हुई है, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं कि जो हमारी इफ क्लास है उस इफ क्लास से पहले आए हुए भाग का हम पैसिव बना लेते हैं और शेष भाग को ऐसे ही जोड़ देते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे। देखिएगा, रानी आस्क्ड मी इफ आई वुड गो टू कानपुर। तो देखिएगा इसमें सब्जेक्ट है, इसके बाद आस्क है और दूसरी क्लास इफ से स्टार्ट हुई है, तो हम इफ क्लास से पहले आए हुए भाग का पैसिव बना लेते हैं। तो इसमें रानी सब्जेक्ट है, आस्क वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए आई। अब आस्क दिया गया है, सेकंड फॉर्म लगी है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो बाज आई वाज आस्क्ड, आई वाज आस्क्ड। अब यहाँ पे बाई लगा के सब्जेक्ट नहीं लिखते, आई वाज आस्क्ड इफ आई वुड गो टू कानपुर। इस तरीके से जो है हम इसका पैसिव बना देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। तो ध्यान रखना है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य जो है सब्जेक्ट और आस्क से आरंभ हुआ है तथा दूसरी क्लास इफ क्लास है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इफ क्लास से पहले आए हुए भाग का हम पैसिव बना लेते हैं। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल क्या कह रहा है, कभी कभी वाक्य में डबल पैसिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कभी कभी वाक्य में जो है डबल पैसिव का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, उसमें दो कार एक साथ होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें दो कार एक साथ होते हैं तो उन्हें हम डबल
पैसिव वॉइस में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिएगा, एग्जाम्पल है द thief robbed the shop and the thief robbed the shop and took away the money। यानी द थीप रॉब्ड द शॉप, यानी कि चोर ने दुकान को लूटा एंड टुक अवे द मनी, और पैसा भी ले गए। यानी कि दुकान को भी लूटा है और वो पैसा भी ले गए हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा, डबल पैसिव में बनाते हैं। द शॉप वाज लूटेड या रॉब्ड, द शॉप वाज रॉब्ड एंड द मनी वाज टेकन अवे बाय द थीफ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जिनमें डबल कार्य होता है उनका हम डबल पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ये आपका लास्ट रूल था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि अब आपका स्पेशल पैसिव वॉइस में जो है शायद आपका कोई ऐसा वाक्य नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस पर कमेंट भी कीजिएगा। आज ये मेरे जो है दूसरा वीडियो है। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको और भी आगे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।